सभी को राम राम। स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट जो अपने होते हैं बुधवार और रविवार को, उनका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो आज है पेपर संख्या 024877। तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, कह रहा है डिस्पाइट incessant rains, she was the only one who planned to attend the meeting at the ministry। सेंटेंस का अर्थ है कि लगातार हो रही बरसात के कारण, के बावजूद, सॉरी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ये क्या है, तो ये एक प्रेपोजिशन है और ये जो डिस्पाइट है ये एक और प्रेपोजिशन के बराबर होती है जो है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट बराबर के बावजूद, ये जो है इसका हिंदी मीनिंग है। यहाँ पर एक और अच्छा वर्ड है इनसेसेंट, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में अगर अपन बोले तो इसका मीनिंग हो जाएगा लगातार। तो जो वाक्य का अर्थ है वो ये है कि लगातार हो रही बरसात के बावजूद, शी, किसी लड़की की बात हो रही है, फीमेल की, शी वॉज दी ओनली वन, वो इकलौती लड़की थी, हु प्लैन्ड टू अटेंड द मीटिंग, जिसने मीटिंग अटेंड करने की योजना बनाई थी एट दी मिनिस्ट्री। क्योंकि लगातार बरसात हो रही थी तो बाकी लोग जो है वो बैकआउट कर गए कि भी नहीं जाएंगे, क्विट कर देंगे मीटिंग। लेकिन वो इकलौती ऐसी थी जिसने योजना बनाई थी कि भाई नहीं, मिनिस्ट्री में जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। अब इसमें एरर क्या है वो देख लो। देखो यहाँ आपको एक फ्रेज नज़र आ रहा है। कौन सा फ्रेज है? दी ओनली। थोड़ा सा मैं इसको येलो से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको दिख जाए। कौन सा फ्रेज है? दी ओनली। और ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पे हु, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु यहाँ पर क्या है, तो ये हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो वन आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये क्या है, तो ये एंटीसीडेंट है। ये क्या है? एंटीसीडेंट है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझना, जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं कि अगर आपको एंटीसीडेंट से पहले, किससे पहले? एंटीसीडेंट से पहले द ओनली नाम का फ्रेज मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, एंटीसीडेंट से पहले आपको द सेम नाम का कोई फ्रेज मिल जाए, या फिर एंटीसीडेंट से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए। कौन सी डिग्री मिल जाए? सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए। किससे पहले? एंटीसीडेंट से पहले। और चौथा पॉइंट क्या है कि आपको एंटीसीडेंट से पहले कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन मिल जाए। तो उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इनमें से कोई भी केस आपको मिल जाए तो उन केसेस में जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको यूज़ करना है वो हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है? दैट यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लिया, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हु नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल यही चेंज आपको करना है। हु की जगह कौन आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब इस पे मैंने इतना लंबा डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। इसलिए अपन ने इसकी पूरी जो है पोस्टमार्टम कर दी क्वेश्चन की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा। हु की जगह यहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा? दैट, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो दिया है, अगेन आपको एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द
frangipani tree is a small low branching tree which is especially used for several medicine purposes। ये भारत के बहुत हिस्सों में पाया जाता है। ट्री क्या है? फ्रेंजीपेनी जो है ट्री का नाम है, जो कि स्मॉल छोटा होता है, ज़्यादा लंबा या ऊंचा पेड़ नहीं होता है। लो ब्रांचिंग ट्री जिसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे होती हैं, विच इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर मेडिसिन पर्पसेस, और इसका विशेष रूप से उपयोग जो है वो दवाई बनाने के लिए किया जाता है। अब इसमें एरर का है वो यहाँ ध्यान दीजिए आप। देखिए पर्पस जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। पर्पस का मतलब है उद्देश्य। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए, या अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, संज्ञा की विशेषता बताने हेतु किसका उपयोग करना पड़ेगा? एडजेक्टिव का उपयोग करना पड़ेगा। एडजेक्टिव यानी विशेषण। हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव चैप्टर में कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। तो ये यहाँ पर जो मेडिसिन है ये तो खुद नाउन है। मेडिसिन का मतलब क्या है? दवाई। तो हमें यहाँ पर इस पर्पस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, जबकि हमने लगा दिया यहाँ नाउन, तो ये गलत है। तो इस मेडिसिन की जगह कौन सा एडजेक्टिव आएगा? तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा मेडिसिनल पर्पसेस, कि दवाई बनाने से संबंधित उद्देश्य के लिए जो है इस पेड़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये एरर है। पर्पस नाउन की विशेषता बताने के लिए मेडिसिन नाउन नहीं आएगा, पर्पस नाउन की विशेषता बताने के लिए मेडिसिनल आएगा, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट बी में जो है एरर हो गया। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द रोल ऑफ द डैश इन द सोसाइटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड टेक्स द डिसीजंस। कि किसी भी समाज के अंदर जो डैश है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो नीतियाँ बनाने में और निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन लोग नीतियाँ बनाने में और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में? ऑर्डिनरी लोग, सामान्य लोग। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? सामान्य, साधारण, और क्या बोल सकते हैं? साधारण। तो सामान्य और साधारण लोग समाज में थोड़ी नीतियाँ और योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये नहीं आंसर हो सकता। कॉमन का भी सेम ही मीनिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। गरीब लोग थोड़ी समाज निर्माण में योजना बनाएंगे, निर्णय लेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? इलीट। ये अब ये इलीट होता क्या है? तो अपन ये बोलेंगे कि इलीट के लिए अपन बोलेंगे कि पीपल हु आर हाईली एडुकेटेड, दी मोस्ट पावरफुल एंड वेल ट्रेन्ड। समाज का वो वर्ग जो सबसे बेहतरीन शिक्षित है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और जिसकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग हुई है, उस समाज के वर्ग को बोला जाता है इलीट। और वही लोग होते हैं जो समाज के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो परम सत्य है। अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है पिडगिन्स आर लैंग्वेजेस दैट आर नॉट एक्वायर्ड एज मदर टंग एंड दैट आर यूज्ड फॉर अ डैश सेट ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस। पिडगिन्स क्या है? देखिए पिडगिन जो है मेनली मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, और इसमें मेनली अपन 3
भाषाओं का उपयोग करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी हो गई, पोर्टुगीज़ हो गई और डच हो गई जो हॉलैंड में बोली जाती है, पोर्टुगल में पोर्टुगीज़ बोली जाती है और इंग्लैंड में आपको पता ही है इंग्लिश बोली जाती है। तो मेनली ये जो तीनों भाषाएं हैं इनका जो मिक्सचर होता है या अलग अलग भाषाओं के मिक्सचर को हम लोग पिडगिन बोल देते हैं। तो कह रहा है पिडगिन जो है वो भाषा है या वो भाषाएं हैं जो मदर टंग के तौर पे एक्वायर नहीं की जाती। भाई किसी की भी मातृभाषा नहीं हो सकती पिडगिन, ऑब्वियसली भाई अलग अलग लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन थोड़ी होगा। मातृभाषा तो एक ही होगी, जैसे हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी, ठीक है, हिंदुस्तानियों की, तो अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो वो बोल रहा है और इसी कारण दैट आर यूज फॉर ए डैश सेट ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन, और इसीलिए एक सीमित वार्तालाप के लिए या विचारों के आदान प्रदान के लिए पिडगिन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक बड़े लेवल पे तो आपको कॉमन लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। भाई जैसे मैं शेखावाटी क्षेत्र से हूँ तो क्या मैं हर जगह शेखावाटी में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ? क्या नहीं, केवल उसी क्षेत्र के लोगों के साथ ही शेखावाटी भाषा में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे एक बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन करना है तो लैंग्वेज कॉमन रखनी पड़ेगी। जैसे हिंदी पर एक बड़े लेवल में कम्युनिकेशन होता है क्योंकि भाई हिंदी ज़्यादातर लोग समझते हैं या जानते हैं, यही इसका मीनिंग है। तो पिडगिन का उपयोग आप एक सीमित वार्तालाप के लिए कर सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। तो सीमित के लिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सीमित। तो एक सीमित वार्तालाप के लिए, रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस के लिए हम लोग पिडगिन्स का उपयोग करते हैं। स्पेशियस का मतलब होता है वाइड स्पेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो, खुला खुला हो, उसको अपन स्पेशियस बोलते हैं। मैनी का मतलब होता है कई, ये भी अपना एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं अपन इसको काउंटेबल नाउन के लिए। स्टिल जो है ये एडवर्ब है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अभी भी। इसका जो काउंटर पार्ट है स्टिल का वो है यट, जो भी एक एडवर्ब है। तो ये जो है अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं एडवर्ब चैप्टर में। अब अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 80। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम जिनको नहीं पता दोबारा बता देता हूँ, पर्यायवाची को बोलते हैं सेम मीनिंग वर्ड, समानार्थी भी बोला जाता है। शब्द है परमिशन। शब्द क्या है प्यारे बच्चों? परमिशन। देखिए परमिशन में क्या लगा हुआ है? SION। SION से जो वर्ड खत्म होता है उसको अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। परमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति बोलते हैं। परमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति, ठीक है। अब यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ये क्या है? वर्ब है। अनबेंड का मतलब होता है किसी चीज को सीधा करना, किसी चीज को सीधा करना। ये जो बेंड है ये वर्ब है। इस बेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मोड़ना। बेंड का मतलब होता है मोड़ना। अब इसके साथ अगर ये UN प्रीफिक्स लगाओगे तो इसका मीनिंग जो है अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को सीधा करना। भाई जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया तो ये मैंने इसको क्या कर दिया? बेंड कर दिया। और इससे मैं इसको वापस सीधा कर दूं तो वो मैंने अनबेंड कर दिया। स्ट्रेटन का मतलब भी सीधा ही करना होता है, तो स्ट्रेटन का मीनिंग जो है यही है। तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेटन और अनबेंड आपस में सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची हो गए। लीव का मतलब भी क्या होता है? अनुमति। लीव का मतलब अनुमति वर्ब के तौर पे, और लीव का नाउन के तौर पे आप मीनिंग छुट्टी भी लेते हैं, हॉलीडे। बाकी कई बार अपन बोलते हैं नाउ आई टेक योर लीव, मतलब कि भाई मैं आपसे अब अनुमति लेना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है अपन इसको यहाँ पर सिनोनिम परमिशन के लिए ले लेंगे, और बी ऑप्शन हमारा परम सत्य जवाब है। आगे चलते हैं 81।
कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। इम्प्यूडेंस का अपने को सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। दोस्तों इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंस का मतलब अपन देख लेते हैं। दोस्तों इम्प्यूडेंस का मतलब होता है बेशर्मी। इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? बेशर्मी, यानी कि ब्रेजननेस। एक वर्ड और इसके लिए क्या ले सकते हैं? नाउन फॉर्म में लेना है, इसलिए अपन ले रहे हैं सेमलेसनेस। अपने को सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इफ्रंट्री हो जाएगा। दोस्तों इफ्रंट्री का भी मतलब क्या होता है? बेशर्मी। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, तो डिस्ट्रस्ट का मतलब हो जाएगा अविश्वास। कोवर्डिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कायरता। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 82। अपने को यहां पर एंटोनिम बताना है दोस्तों। एंटोनिम शब्द क्या है? मर्थ। दोस्तों मर्थ जो है इसका मतलब होता है हैप्पीनेस एंड अम्यूजमेंट। मर्थ का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस एंड अम्यूजमेंट। हिंदी में अपन बोलेंगे खुशी एवं मनोरंजन। खुशी एवं मनोरंजन किसका मतलब होता है? मर्थ का। तो दोस्तों अपने को एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। अब ये जो वर्ड है गेटी, इसका भी मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी से संबंधित है। हैप्पी का मतलब आप जानते ही हैं, खुश। एडजेक्टिव है ये हैप्पी। ब्लाइथ का मतलब भी यही होता है, हैप्पीनेस, खुशी। तो अगर अपन देखें तो ये ब्लाइथ, हैप्पी और गेटी ये तीनों किसके सिनोनिम है? मर्थ के। तो यही एंटोनिम है ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है निराशा, दुख। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं डेस्पोंडेंसी, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट। ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। निराशा बोलते हैं ग्लूम को। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83। 83 में हमें अगेन एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है दोस्तों? विस्टा का, विलोम शब्द। विस्टा का मतलब होता है खूबसूरत दृश्य या नज़ारा। तो यहां पे एंटोनिम इसका बताना है। कन्फ्रंट का मतलब होता है टू फेस। हिंदी में बोलेंगे सामना करना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? किसी का सामना करना। कॉन्टोर का मतलब होता है आउटलाइन। कॉन्टोर का मतलब होता है आउटलाइन। ठीक है, जैसे ड्रॉ करना आउटलाइन, उसको कॉन्टोर बोलते हैं। आउटलुक का मतलब होता है जनरल एटीट्यूड। आउटलुक का मतलब होता है जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन को लेकर जो एक सामान्य नज़रिया होता है उसको आउटलुक बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर ब्लाइंडनेस बनेगा। विस्टा का मतलब होता है खूबसूरत दृश्य, नज़ारा। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि भी एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आप अंधे हैं, कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। तो खूबसूरत नज़ारा या खूबसूरत नज़ारे को देखना, करना, इससे संबंधित शब्द है विस्टा। तो दिए गए ऑप्शंस में ब्लाइंडनेस ही अपना आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो अपना करेक्ट है। अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ईडियम, मुहावरा आ गया है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़। क्या ईडियम है? ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़। तो इसका मतलब होता है हर जगह। इसका मतलब क्या होता है? हर जगह। तो इंग्लिश में यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑप्शन बी जो है वो अपना बिल्कुल ठीक है,
एवरीवेयर इज द करेक्ट आंसर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो हेल जो है इसका मतलब होता है नर्क, ठीक है, और ऑल ओवर का मतलब होता है हर जगह। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है, हर जगह। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि भी हर जगह जो है चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, ठीक है। चारों तरफ जब सब कुछ ठीक होता तो अपन कहाँ होते, हेवन में होते, स्वर्ग में। चारों तरफ क्या है, खराब ही खराब चीज़ें हैं, हेल, ठीक है। तो ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़ का मतलब होता है कि हर जगह जो है कोई चीज़ व्याप्त है, ठीक है। तो इसको आप ऑल ओवर से भी याद रख सकते हैं, और सब जगह नेगेटिविटी है, हेल के अंदर, नर्क में सब जगह नकारात्मकता है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो बी अपना ठीक होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगेन एक ईडियम है, उसका मीनिंग अपने को बताना है। तो इसका ईडियम है द आईज हैव इट, ठीक है। अब इसको अपने को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समझना है, इसको एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एज। क्या पढ़ेंगे, एज। तो इसको पढ़ेंगे द एज हैव इट। द एज हैव इट का मतलब होता है कि जब आप वोटिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो है आपको वोट दिया है, आप जीत रहे हैं, आपको जो है उन्होंने यस किया है, तो उसके लिए बोला जाता है द एज हैव इट। और अगर आप हार रहे हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, द नोज हैव इट। इसका मतलब हो रहा है कि भाई ज़्यादातर लोगों ने आपको नेगेटिव वोट किया है, आपके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो इसका अपोजिट ये भी बन सकता है द नोज हैव इट। तो द नोज हैव इट का मतलब कि भाई आपको ज़्यादा, जब आपने वोटिंग में हिस्सा लिया है तो ज़्यादातर लोगों ने आपके लिए मना किया है, आपको नो कहा है, मतलब आप हार रहे हो। और द एज हैव इट का मतलब है कि भाई ज़्यादातर लोगों ने आपको वोटिंग में यस कहा है। तो इसका मीनिंग अगर चार ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि द एफर्मेटिव वोट्स आर इन मेजोरिटी। एफर्मेटिव का वही मतलब हो गया पॉजिटिव। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं यस, कि ज़्यादातर जो आपको वोट्स मिले हैं वो यस वोट्स मिले, वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी लोगों ने आपको यस कहा है, मतलब आप जीत रहे हैं। तो उसके लिए ईडियम आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है हिज लार्ज इनकम वॉज स्टिल इनसफिशिएंटली टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हिज फैमिली, कि उसकी जो मोटी तनख्वाह थी वो भी अपर्याप्त साबित हो रही थी उसके परिवार की बढ़ती मांगों के सामने। कि भी उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी परंतु परिवार की जो मांगे वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसकी मोटी तनख्वाह भी अपर्याप्त साबित हो रही थी। तो कह रहा है हिज लार्ज इनकम वॉज स्टिल इनसफिशिएंटली। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टिल जो है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा आपने इनसफिशिएंटली लगा दिया, जो कि क्या है, दोबारा एडवर्ब है। अब हम विशेषता किसकी बताना चाहते हैं वो देखना है आपको। तो हम लोग इस इनकम की बात कर रहे हैं कि उसकी जो तनख्वाह थी या उसकी जो आमदनी थी वो कैसी थी, अपर्याप्त। तो इनकम की अगर बात करूं तो इनकम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब इस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए अपने को विशेषण चाहिए, क्रिया विशेषण थोड़ी चाहिए। तो इस इनसफिशिएंटली एडवर्ब की जगह हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, और वो जो एडजेक्टिव अपना होगा वो कौन होगा, इनसफिशिएंट, जो कि सफिशिएंट का अपोजिट है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और इसका अपोजिट क्या होता है, इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त। तो हमें इनकम, तनख्वाह, आमदनी जो कि नाउन है उसके लिए चाहिए था शब्द, तो संज्ञा की विशेषता विशेषण बताएगा, ना कि क्रिया विशेषण। इसलिए हमने इनसफिशिएंटली की जगह इनसफिशिएंट अपने को यूज करना पड़ेगा। किसमें एरर हो जाएगा, बी में। अच्छा, इसमें अपने को एरर नहीं बताना है, इसमें अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये होगा हिज लार्ज इनकम वॉज स्टिल इनसफिशिएंट। तो देखो कहाँ पे है, वॉज स्टिल इनसफिशिएंट। ऑप्शन सी जो है ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 87 में आपसे कह रहा है दोस्तों कि अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है, ठीक है कि चेंज करेंगे।
कह रहा है ही वॉज सरप्राइज्ड एट माइन रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, कि वो आश्चर्यचकित था मेरे द्वारा उसका प्रस्ताव स्वीकार मना करने पर। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। तो कह रहा है कि वो जो है आश्चर्यचकित था मेरे द्वारा उसका प्रस्ताव अस्वीकार करने पर, क्योंकि उसने सोचा कि भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो वो इस चीज़ पे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर होना चाहिए? देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, कि वह आश्चर्यचकित था मेरे द्वारा, वह आश्चर्यचकित था मेरे द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने पर, मेरे द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने पर वो जो है आश्चर्यचकित था। तो अब यहाँ पे है कि एट माइन रिफ्यूजिंग, देखिए ये जो रिफ्यूजिंग है, ध्यान देखिए, रिफ्यूज जो है एक वर्ब है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। अब इस रिफ्यूज का आईएनजी फॉर्म क्या है, रिफ्यूजिंग। अब ये है तो V1 प्लस आईएनजी, बट बेसिकली ये यहाँ जेरेंड की तरह यूज हुआ है। अब ये जेरेंड क्या होता है, भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह काम करे तो उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जेरेंड, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अब प्रोनाउन तो यहाँ है नहीं, तो है क्या, नाउन। तो ये जो दिखने में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बेसिकली ये नाउन है और ये जेरेंड है। अब यहाँ पर एक रूल आता है, रूल क्या आता है कि जेरेंड से पहले हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेरेंड से पहले अपन पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब अपने पास आई है जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, फिर मी है जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, फिर माई है जो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और फिर माइन है जो पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो अपने को यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, लगा हुआ पजेसिव प्रोनाउन है, तो यही गलती है, इस माइन की जगह क्या आएगा, माई आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है वन वर्ड, किसी भी कथन को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, उसको अपन वन वर्ड बोलते हैं। कह रहा है अ चेन और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और रिबन्स हंग इन अ कर्व एज अ डेकोरेशन। देखिए अभी जैसे दिवाली आने वाली है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि इस तरीके से जो है अपन मालाएं जो है फूलों का उपयोग करके, मालाओं के माध्यम से अपने घरों के आगे लगाते हैं, सजावट करते हैं। तो सजाने को लेकर के वो जो फूल अपन लगाते हैं मालाओं के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अपन फेस्टून बोलते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेस्टून बोलते हैं। ठीक है, अब बाकियों का अर्थ भी देख लेते हैं। गार्लैंड माला, फिर जैसे शादी ब्याह वगैरह में अपन इस तरीके से जो है फूलों की माला बनाते हैं, उसको अपन गार्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। रीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपन उसके फ्यूनरल वगैरह में या उसकी कब्र पर, या अगर क्रिश्चियन है तो कॉफिन वगैरह पर, आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसे टायर जैसा चढ़ाते हैं, फूलों का बना हुआ टायर जैसा चढ़ाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रीत बोला जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्रद्धांजलि के तौर पे मेनली ये यूज़ किया जाता है। बुके आप जानते ही हैं, गुलदस्ता, मेनली जब भी किसी से मिलते हैं, किसी को बधाई देनी हो, गुड विशेस देनी हो, तो फूलों का एक जो है बहुत सारे फूल उसमें अपन लगा के देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज बुके, गुलदस्ता हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बाकियों का भी मीनिंग हो गया। सी करेक्ट आंसर है बेटा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ईटिंग मड, मिट्टी खाने से संबंधित। मिट्टी खाना क्या कहलाता है? दोस्तों आपने वर्ड काफ़ी सुने होंगे अपने जीवन काल में। हर्बीवोरस सुना होगा। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? घास खाने वाला। तो ग्रास ईटिंग जो है इसके लिए बोला जाता है। फिर एक वर्ड आपने और सुना होगा, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या होता है दोस्तों? मीट ईटिंग, मांस जो खाते हैं उसके लिए आता है कार्निवोरस। फिर एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस जो है वो बेसिकली ग्रास और मीट ईटिंग का कॉम्बिनेशन जो होता है, सर्वाहारी बोलते हैं इसको। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरीके से है। अब इसी कैटेगरी में कुछ और अच्छे वर्ड्स इन्होंने ले लिए। तो मिट्टी खाने वाले के लिए वर्ड आता है दोस्तों लिमीवोरस। क्या वर्ड आता है? लिमीवोरस। तो बी अपना आंसर हो गया। बाकियों के भी मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों। फ्रक्टिवोरस में देखो वर्ड आपको नजर आ रहा है फ्रूट। तो फ्रूट ईटिंग, जो लोग जो है फल खा करके जिंदा हैं या फल खाते हैं, फ्रूट ईटिंग वालों के लिए वर्ड आता है फ्रक्टिवोरस। कैल्सीवोरस, दोस्तों कैल्सी जो है वो लाइमस्टोन के लिए है। तो लाइमस्टोन ईटिंग के लिए कुछ ऐसे जीव होते हैं, कीट पतंगे, कीटाणु जो चूना भी खाते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है कैल्सीवोरस। और वर्ड है इक्वीवोरस। दोस्तों इक्वी जो है वो रूट वर्ड है हॉर्स के लिए। किसके लिए रूट वर्ड है इक्वी? हॉर्स के लिए। तो जो ईटर ऑफ हॉर्स फ्लैश, इस तरीके से लिख लीजिए कि घोड़े का मांस खा करके जो जिंदा रहे या घोड़े के मांस खाने वाले को क्या बोला जाता है? इक्वीवोरस बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिमीवोरस। अगला क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड, गलत स्पेलिंग कौन सी है? दोस्तों एनोनिमस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं है, नॉट नेम्ड। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है अपना एक्रीमोनियस। दोस्तों एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री और बिटर स्पीच, कि कोई ऐसा भाषण जिसमें आपने आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा कटु शब्दों का आपने प्रयोग किया है, तो उसको बोला जाता है एक्रीमोनियस। तो यहाँ गलत स्पेलिंग कौन सी है दोस्तों? तो गलत स्पेलिंग है यहाँ पर एम्बिग्यूअस की। सही स्पेलिंग क्या बनेगी? AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दोस्तों द्विअर्थी। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विअर्थी, कि कोई ऐसी चीज़ जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए इसका मीनिंग कई बार ये भी बोल सकते हैं कि मीनिंग इज नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस को और क्या बोलते हैं? मीनिंग इज नॉट क्लियर। अस्पष्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब दो मीनिंग निकल रहे हैं मतलब अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं। तो यही स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS। अगला वर्ड है एलेक्ट्रिटस। एलेक्ट्रिटस का मतलब होता है दोस्तों लाइवली। हिंदी में बोलते हैं जिंदा दिल, फुल ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज एलेक्ट्रिटस। आगे चलते हैं दोस्तों 91। इसमें अगेन आपको इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड पकड़ना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले ए। ये स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग होगी UNMANAGEABLE। तो यहाँ पर ये जी के बाद में क्या आएगा? ई। दोस्तों जो मूल शब्द था वो था मैनेज। मूल शब्द जो था वो था मैनेज, प्रबंधन करना, ये वर्ब है। इस मैनेज से एक एडजेक्टिव बनेगा मैनेजिएबल। जब अपन एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एबल सफिक्स लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं। अब अगर इसको अपोजिट आपको करना है तो इसमें UN प्रीफिक्स लग जाएगा और ये एडजेक्टिव आगे आ जाएगा अनमैनेजिएबल।
मतलब जिसको मैनेज नहीं किया जा सके, जिसको मैनेज किया जा सके वो मैनेजेबल। तो ये एडजेक्टिव है मैनेजेबल, ये भी अगेन एडजेक्टिव है, ये इसका अपोजिट है अनमैनेजेबल। और मैनेज रूट वर्ड था, वर्ब था, जिससे ये सारे शब्द अपन ने बनाए हैं। अगला वर्ड है इनपेनिट्रेबल। तो पेनिट्रेबल मतलब जिसके अपन अंदर से जो है भेद दे, जिसको पास थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर से अपन गुजर जाए, पास कर जाए, उसको पेनिट्रेबल बोलते हैं। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसके अंदर से अपन पास ना कर पाए। अनअसाइलेबल, अनअसाइलेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिफीटेड, एक्वायर्ड, कि जिसको हराया नहीं जा सकता या जिसके ऊपर अधिकार नहीं किया जा सकता, उसको अपन बोलते हैं अनएजाइलेबल। वर्ड है अनफैथोमेबल, अनफैथोमेबल विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको अपन समझ नहीं सकते या जिसको अपन माप नहीं सकते, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अनफैथोमेबल बोला जाता है। तो यहाँ पर ए अपना आंसर है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक PQRS का क्वेश्चन आ गया। PQRS के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसको। आपको जम्बल्ड फॉर्म में दे रखा है, तो क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट, कि जो मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जिनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो ऐसा नहीं है कि जो मूल अधिकार हमें दिए हैं संविधान में वो एब्सोल्यूट है, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। विशेष परिस्थितियों में उनको हटाया भी जा सकता है। कह रहा है दीज हैव नॉट बीन कंक्लूडेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये सारे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। While describing the nature and content of each right, the Constitution also describes its limitation। देखो यहाँ बताया है ना कि जब मूल अधिकारों को संविधान में इनकी व्याख्या की गई है तो इनकी सीमाएं भी बताई गई है कि किन परिस्थितियों में जो है इनको ये जो काम नहीं करेंगे। जैसे इमरजेंसी 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय क्या मूल अधिकार चालू थे क्या? नहीं, उस समय इनका जो है इमरजेंसी के टाइम मूल अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं। कह रहा है सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन देयर इंजॉयमेंट, कि इनके मूल अधिकारों का जो आप आनंद लेते हैं इनके ऊपर कई जगह जो है रेस्ट्रिक्शंस है, सीमाएं लागू हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो अपने को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से पी से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बात शुरू होगी कि फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर क्यू आ जाएगा, These have been not concluded in absolute terms, और ये these जो है ये किसके लिए आया है? फंडामेंटल राइट्स। ये थर्ड पर्सन आपका जो है यहाँ पर अपन ने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन these से रिप्लेस कर दिया है फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका नाउन है, कि these have not been concluded in absolute terms। तो P के बाद Q आ जाएगा। फिर S आएगा, some restrictions have been placed on their enjoyment, कि उनकी जो enjoyment है इसके अपने फंडामेंटल राइट्स की, उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। और फिर लास्ट में आर आ जाएगा कि जब इनको डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या क्या इनकी लिमिटेशन है वो बताया गया है। तो हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पर परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगेन PQRS का क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। कह रहा है वुमेन्स एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वुमेन द फ्रीडम रिसोर्सेज। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल, तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो निस्संदेह यही ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। देखिए कई बार क्वेश्चन इजी आता है तो अपने को एक नज़र में ही अंदाज़ा हो जाता है, तो आप जो है यहाँ पर P से ही शुरू करेंगे भाई। तो एक ही ऑप्शन है। देखो कई बार एग्जाम में इतना अच्छा दिन होता है कि एक लाइन से ही आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा और आगे चेक कर लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो महिलाओं को स्वतंत्रता और अधिकार देने का एक जो है प्रोसेस है। फिर इस कॉमा के बाद में देखिए यहाँ से आर से जुड़ेगा एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो ये कॉमा नहीं है यहाँ पे,
ये फिर यहाँ से जुड़ेगा, लेकिन कॉमा नहीं लगाते तो ईजी हो जाता आपके लिए, तो इसलिए कॉमा लगा के दे दिया एग्जामिनर ने। एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उनको अपन अवसर देते हैं कि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके, पढ़ सके और समाज में अपना योगदान दे सके। तो पी के बाद में आर आ जाएगा। फिर क्यों आ जाएगा कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे लैंगिक समानता जो है वो व्याप्त होती है, और ये जो भेदभाव है लिंग के आधार पे ये कम होता है। और फिर लास्ट में एस आ जाएगा कि ये महिलाओं के अंदर विश्वास भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है कि वे जो है अपना जीवन बेहतर कर सके और समाज के अंदर भी जो है और ज़्यादा बेटरमेंट लेकर के आए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन अपना आ गया है एक्टिव पैसिव का, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पे दे रहा है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म बताओ। क्वेश्चन है दी मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस रोम दी सेंचुरी, कि ये जो जादुई एशियाई शेर जो है ये अभ्यारण्य में जो है घूमते हैं। रोम का मतलब इधर उधर घूमना। तो ये दी मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में। रोम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। और ये जो आपको दिया हुआ है दी सेंचुरी, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, मतलब कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट सिंपल है। तो भाई आप इस प्रेजेंट सिंपल को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो सर इसको अपन चेंज करते हैं पैसिव में, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। और बेसिक चेंज तो एक्टिव वॉइस का आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और जब अपन पैसिव में जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, और बाई के साथ आप सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। ये चेंज तो आपको करना ही है। तो ये हो जाएगा दी सेंचुरी, ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगा दी सेंचुरी, और इज रोम्ड बाई मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस। तो यहाँ सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आपको कह रहा है कि चेंज दी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो नरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दे रखा, तो देख लेते हैं। हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, नवनीत आस्क्ड हर। नवनीत ने उससे पूछा था कि भाई तुम्हारी मदर जो है, ग्रैंड मदर जो है वो कितनी ओल्ड है, मतलब उनकी उम्र क्या है। तो नवनीत आस्क्ड हर, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब देखो जब भी WH वर्ड आ जाए या हाउ आ जाए तो अपन कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो अपन फिर वहाँ कंजंक्शन लगाते, या तो इफ लगाते या वेदर लगाते, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, WH वर्ड या हाउ है, तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, डायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो उसको एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, एफर्मेटिव में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना है। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। दोबारा सुन लिए मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप उसको इनडायरेक्ट में जाएंगे तो एफर्मेटिव है, सकारात्मक में बदलेंगे। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, सहायक क्रिया पहले होती है कर्ता से, तो जब आप उसको एफर्मेटिव में सकारात्मक में लाएंगे, पहले कर्ता आएगा फिर सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया जो भी है वो आ जाएगी। तो हाउ ओल्ड, अब ये जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो हर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर। अब ये टेंस देखो कौन सा है, इज, तो इज है मतलब प्रेजेंट सिंपल, इज मतलब प्रेजेंट सिंपल। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, तो ये इज जो है ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वॉज में चेंज हो जाएगा। इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। तो ये हो जाएगा नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वॉज। तो सी जो है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं, पूरा पढ़ेंगे
और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शंस ले लेंगे। कह रहा है एवरीवन इज बिजी मेकिंग देयर लाइफ इन द वर्ल्ड, हर एक व्यक्ति जो है इस संसार में व्यस्त है अपना जीवन बनाने में। सब लोग जो है सफलता की जद्दोजहद में भाग रहे हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। कह रहा है आफ्टर वर्किंग होल डे देयर आर सो मेनी थिंग्स डैश दैट गिव अस डैश एंड इरिटेशन, कि पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो कई बार हमें खुशी भी देती हैं तो कई बार हमें उससे इरिटेशन भी होती है, परेशानी भी होती है। वी फेस मैनी डैश इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, बाधाओं का सामना करते हैं। दोज हु आर टू फोकस्ड ऑन मटीरियल डैश विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल व्हेन देयर थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम और लॉस्ट। वो लोग जो ये अपने आसपास के जो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस है, मटेरियलिस्टिक पोजीशन मतलब घर, गाड़ी, ठीक है, खाना, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो अगर उनके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें बंगला छोड़ के झोपड़ी में रहना पड़े, गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़े और सूखी रूखी रोटी खानी पड़े, तो उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। बट द डैश इज दैट लाइफ स्टिल इज ईजी, इट ऑलवेज विल बी। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन आसान है, हमेशा आसान ही रहता है। जीवन में हमें केवल जीने के लिए वायु, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन चाहिए। इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अपने को, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की सहायता जितनी हो सके करनी चाहिए। तो यहाँ अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसने कहा है कि एवरीवन इज बिजी मेकिंग देयर लाइफ इन द वर्ल्ड, आफ्टर वर्किंग होल डे देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्सपीरियंस्ड। पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को वो अनुभव करते हैं। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था, कल्चर्ड मतलब जो भी व्यवस्थित चीज़ें हैं, हैम्पर मतलब किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, हैम्पर का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। और फिर अगले ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं दैट गिव अस डैश एंड डैश। अब देखो इरिटेशन है कंजंक्शन के बाद में, यहाँ कंजंक्शन एंड के बाद में इरिटेशन है, तो पीछे भी कोई इसी के जैसा वर्ड होगा। तो इरिटेशन एक नेगेटिव वर्ड है, तो इरिटेशन से रिलेटेड कौन सा शब्द है? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का मतलब होता है कि भाई पुरस्कार। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन ये दोनों एक दूसरे को जो है बैलेंस कर देंगे। तो कंजंक्शन के आगे पीछे सेम अर्थ वाले शब्द आते हैं, ये अपन ने यहाँ पे पॉइंट सीख लिया। तो आ गया प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन। वी फेस मेनी डैश इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में किन चीज़ों का सामना करते हैं? प्रतियोगिता का, रिचुअल्स का मतलब होता है कि भाई कोई रूल्स, ये अपने क्या बोलते हैं, रिचुअल को हिंदी में अपन बोलते हैं कि ये जो अपने कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं रिचुअल्स। केओस का मतलब अस्त व्यस्तता और हर्डल्स मतलब बाधाएं। तो यही ठीक होगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारे बाधाओं का सामना करते हैं। दोज हु आर टू फोकस्ड ऑन मटीरियल, जो लोग ज़्यादातर ये भौतिक संसाधनों में उलझे रहते हैं तो उनके साथ बहुत दिक्कत होती है। तो मटेरियल एडवांसमेंट, गिफ्ट्स, बर्डन, पोजेशंस, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, ठीक है, ये एक कोलोकेशन है। मटेरियल पोजेशन का मतलब होता है भौतिक जो ये चीज़ें हैं उनमें उलझे रहते हैं। और फिर आगे होगा वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल व्हेन थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम और लॉस्ट, ये चीज़ें जब उनसे छीन ली जाती है या खो जाती है तो उनको बहुत दुख होता है। बट द डैश इज दैट लाइफ इज स्टिल ईजी, इट ऑलवेज बी। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन जो है वो आसान है और हमेशा आसान ही रहेगा। तो यहाँ पर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।